नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम देख रहे हैं घटना चक्र वार्षिक करंट अफेयर्स 2020-21 के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या सभी प्रश्न नहीं लिए गए हैं, अभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में ले रहे हैं। अगर इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रियाएं अच्छी आती हैं तो आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस वर्ष के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष रखें, आपके लिए लेकर आएँ वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्यप्रणाली का कागज रहित बनाने के माध्यम से ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा है भैया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य है जो कि ई कैबिनेट का उद्घाटन किया है इसने अपने यहाँ, और ई कैबिनेट में संपूर्ण कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। दो हरित ऊर्जा कुशल वाला शहर, हरित ऊर्जा कुशल शहर में बात की जा रही, दो हरित ऊर्जा कुशल वाला शहर की बात है, वो भी देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार ऐसा राज्य है जहां पर दो हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं जो कि राजगीर और बोधगया हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वें जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये कहाँ किया गया भैया? तो शिमला में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? शिमला में किया गया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, काफ़ी चर्चा में भी है, सुर्खियों में अखबारों की तो मिलता ही रहता है, न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, तो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण हो रहा है। इसमें अगर पूछा जाए कि लोकसभा में बैठक क्षमता कितनी है, सीटों की क्षमता कितनी है, तो 888, और राज्यसभा के लिए 384 सीटों की बैठक व्यवस्था के लिए क्षमता वाला ये नया संसद भवन निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च योजना है। कौन सी योजना है? तो युवा योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, जो कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च की गई है, और ये 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए है। ठीक है, इस युवा YUVA इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ठीक है, युवा का फुल फॉर्म याद रखेंगे, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतले जल विद्युत परियोजना स्थित है। कहाँ स्थित है? रतले जल विद्युत परियोजना काफी चर्चा में रही है, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है और जम्मू कश्मीर में यह ठीक है स्थित है, और चुनाव नदी पर ये जो परियोजना है इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर धन योजना का पूर्ण रूप है। तो गोबर धन देखिए GOBAR लिखा गया है, उसके आगे धन, तो धन तो धन ही है, इस गोबर का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वैसे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लेकिन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको बिल्कुल आपको याद ही होना चाहिए, जिससे कि आपका परीक्षा में बिल्कुल भी गलत होने का चांस ना रहे। अगला प्रश्न है कि भारत ने स्टार्स परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग के लिए समझौता हस्ताक्षरित किया है। तो किसके द्वारा? ये विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत 6 राज्य, भारत के 6 राज्य, ठीक है, हिमाचल, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार हेतु इस स्टार्स परियोजना का शुरुआत किया गया है। स्टार्स मतलब STARS, स्टार्स, इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है, तो स्टार्स का फुल फॉर्म होगा स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, स्टार परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। ये क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यह एक कॉरिडोर है जो कि भारतीय रेलवे का समर्पित मालवाहन गलियारा का कॉरिडोर कहा गया। तो कॉरिडोर का मतलब मालवाहन गलियारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में जागरूकता के सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च अभियान कौन सा है? तो ये जो अभियान है जिसका नाम कपिला रखा गया है, और इस कपिला का फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, कपिला ये बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में जागरूकता के सृजन हेतु है। ठीक है, जो कि एक भारत सरकार के द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया, जिसका नाम कपिला रखा गया है, और कपिला का फुल फॉर्म दिख रहा है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये तो चल ही रही है जन आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत एक जो ना सेहत जुड़ी गई है, ठीक है। तो सेहत इसी का ही योजना का ही रूप है। सेहत से लाभान्वित केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो ये सेहत स्पेशल तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च किया गया है और सेहत का फुल फॉर्म है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाओं, ठीक है, LHPS की आधारशिला रखी। कितने राज्यों में आधारशिला रखी गई? तो 6 राज्यों में रखी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आपका शामिल है। तो उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश, यह 6 राज्य हैं जहां पर इन परियोजनाओं का संचालन किया जाना है। इनकी आधारशिला यहां पर रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 दिसंबर 2020 को बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र किस देश की मदद से शुरू किया गया? तो यह फ्रांस की मदद से शुरू किया गया है और यह जो परिसर है, यह केंद्र राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में स्थित है और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान जो स्थित है वो गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा, गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान या राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, ठीक है। ये इसका मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो गुरुग्राम आंसर लगाएंगे, जो कि हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर है। तो एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है गुजरात में और जिसका नाम है UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर होगा। और कार्डियोलॉजी शब्द आ रहा है तो किससे संबंधित होगा? तो ये हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, ठीक है, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 रक्षा मंत्री द्वारा नेचुपू सुरंग की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो इस सुरंग की आधारशिला अरुणाचल प्रदेश में रखी गई है, ठीक है। जो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, इनके द्वारा इस सुरंग का उद्घाटन अक्टूबर 2020 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य, ठीक है, पहला हर घर जल राज्य बनने का गौरव जो प्राप्त करने वाला राज्य है वो गोवा है। गोवा के द्वारा जो है ये देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने ग्रामीण घर में हर घर में जो है जल कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा राज्य याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अटल टनल जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, ठीक है, किन 2 स्थलों को जोड़ती है? तो यह जो अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था, यह टनल मनाली जो कुल्लू घाटी है, ठीक है, और लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी में है, घाटी से गुजरती है, ठीक है, जो कि पीर पंजाल पर्वतमाला के रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अटल टनल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ऊंचाई पर स्थित ये पहली इतनी लंबी जो टनल है, ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी जो सुरंग है वो अटल टनल है, जो कि भारत में इसका उद्घाटन किया गया है और जो कि मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है, ठीक है, मतलब लाहौल स्पीति लेह वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न, पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान है। तो पर्यटक आगमन के तौर पर देखा जाए तो भारत का विश्व में 23वां स्थान है और संपूर्ण विश्व का जो पर्यटन यहाँ पर पर्यटक जो आते हैं वो 1.2% है, ठीक है। संपूर्ण विश्व का 1.23% भारत में पर्यटक आते हैं पूरे विश्व के, और स्थान में हम देखें आगमन में तो 23वां स्थान भारत को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता जिसको हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं IPC, ठीक है, के अंतर्गत यहाँ पर सर्वाधिक लिख गया सर्वाधिक मामले, ठीक है, सर्वाधिक मामले, तो सर्वाधिक मामले लिखा जाना चाहिए। सर्वाधिक मामले कहाँ हैं, पंजीकृत कहाँ किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में देश के 10.9% जो है मामले हैं जो कि उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड किए गए हैं, पंजीकृत किए गए हैं। अगला प्रश्न है,
भारत के सबसे लंबे 1.82 किलोमीटर, ठीक है, नदी रोपवे का को बनाया गया है। नदी रोपवे बनाया जा रहा है जो कि भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है और गुवाहाटी में ये स्थित है। अगला प्रश्न देते हैं, टुलिप जो कि एक स्मार्ट सिटी पहल का ही हिस्सा है, टुलिप प्रोग्राम जो कि स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है, का पूरा नाम क्या है? तो टुलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। ये शहरी क्षेत्र के लिए स्मार्ट सिटी जो योजना चल रही है, ठीक है, उसी के अंतर्गत एक टुलिप प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के मत्स्य निर्यातक राष्ट्रों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत, अगर विश्व के मत्स्य निर्यातक क्षेत्रों में मतलब मछली का निर्यात करने में देशों में विश्व में हम देखें तो हमारा जो भारत का स्थान है वो चौथे स्थान पर है, ठीक है, चौथा स्थान है। तो सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है मछली का वो यूरोपीय संघ के द्वारा होता है, लेकिन भारत का जो स्थान है वो चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अगर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 की जो आई उसके अनुसार हम देखें तो भारत में महिला न्यायाधीशों की संख्या 29% है, ठीक है। अगर इस वीडियो के या पीडीएफ को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, उम्मीद है अच्छा ही लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 8 दिसंबर 2020 को जारी शहरी शासन सूचकांक 2020 में जो जारी किया गया है 2020 में शहरी शासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है और उत्तर प्रदेश का अगर स्थान पूछा जाए तो 14वां स्थान है इस सूचकांक में, ठीक है। कौन सा सूचकांक है? शहरी शासन सूचकांक 2020 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों की समाप्ति का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? तो वर्ष 2022 तक, ठीक है। इस डायरिया से होने वाली जो बच्चों की मृत्यु होती है इनको समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2020 को जारी शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष राज्य, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है तो रिपीट हो चुका है, ठीक है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है, यहाँ पर याद रखेंगे। उड़ीसा प्रथम है शहरी शासन सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पूछा गया है कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन है शीर्ष। तो मिजोरम जो राज्य है ये शीर्ष स्थान मिला है और राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर पंजाब है, ठीक है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पूछें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर मिला के देखा जाए तो तीसरे स्थान पर है। और केवल केंद्र शासित प्रदेश को हम देखेंगे तो पहला है, ठीक है, इसका स्थान केंद्र शासित प्रदेशों में इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाएगा तो हमारे उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 10वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की प्रथम शिक्षा नीति जारी की गई। तो देश की प्रथम शिक्षा नीति, हाल ही में अभी नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की। तो ये प्रश्न तो बिल्कुल पूछना बनता है परीक्षा में कि पहली जो प्रथम शिक्षा नीति थी भारत की कब जारी की गई थी? तो यह वर्ष 1968 में जारी की गई थी। अब इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कुछ प्रश्न देख लेते हैं अच्छे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए बिल्कुल इसी शिक्षा नीति से ही जुड़ा प्रश्न है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्र सरकार द्वारा कब मंजूरी दी गई है? तो 29 जुलाई 2020 को इसके द्वारा जो है सरकार द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्थापित किया जाने वाला परख, ठीक है, परख PARAKH है, क्या है ये? तो P फॉर होता है परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू एंड A फॉर एनालिसिस और K फॉर नॉलेज, H फॉर होलिस्टिक और D फॉर डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से परख का पूरा जो नाम बनता है परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये परख का फुल फॉर्म है जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इसको स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस नीति के अनुसार सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित है? तो जो सकल नामांकन अनुपात है इसको 50% बढ़ाना है, तो ये कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2035 तक। इसका लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुसंधान एवं नवाचार पर भारत का निवेश जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो निवेश जीडीपी का 0.69% ही है, जो कि बहुत ही कम है, इसको बढ़ना चाहिए। अनुसंधान और नवाचार पर भारत काफ़ी ज़्यादा कम खर्चा करता है। ठीक है, तो भारत का निवेश जीडीपी का मात्र 0.69% ही है, खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, नीति के निर्माण के लिए किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो नीति, कौन सी नीति? यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही बात की जा रही है। इसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में जो है समिति का गठन हुआ था? तो के कस्तूरी रंगन, इनकी ही अध्यक्षता में समिति बनी थी। ठीक है, इस नीति को निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नामकरण क्या रखा गया है? तो नीति के अंतर्गत इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम जो रखा गया है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं इस समय वर्तमान में, वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नाम बदल गया है तो इनके मंत्री का भी नाम याद रखेंगे। मंत्री भी नए हैं, कौन हैं वर्तमान में, जिस डेट में आज आप पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आज के डेट में धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नीति के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में शोध को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो इसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ की जो है स्थापना की जानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में बड़े राज्य, छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पर कौन है? ठीक है, तो इसमें अगर बड़े राज्यों में देखेंगे तो बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष स्थान पर है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 19-20 में, और अगर छोटे राज्यों में देखेंगे तो गोवा शीर्ष पर है, और संघ राज्य क्षेत्रों में देखेंगे तो चंडीगढ़ शीर्ष पर है। ठीक है, तो सीरियल से याद रखेंगे, बड़े राज्यों की सूची में पूछा जाए कौन सा शीर्ष पर है तो गुजरात है, छोटे राज्यों में गोवा होगा, और संघ राज्य क्षेत्रों में अगर पूछा जाए तो चंडीगढ़ टॉप पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना जो हुई थी वो 4 फरवरी 1922 में हुई थी। चौरी चौरा जो कि गोरखपुर का क्षेत्र है, जहाँ पर जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से, ठीक है, अपनी चरम सीमा पर था। यहाँ पर क्या हुआ था कि उग्र भीड़ ने जो है एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें कई सैनिक भी जिंदा जल गए थे। इस घटना की वजह से ही गांधी जी आहत होकर जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लेते हैं, और असहयोग आंदोलन 1922 में रोक दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी हिस्ट्री से ही। ठीक है, और इसका शताब्दी समारोह भी आयोजित हुआ है, तो इसकी डेट सहित याद रखेंगे। घटना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्ड कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो किस नाम से ये लॉन्च हुआ है? तो ई एपिक के नाम से लॉन्च हुआ है, और जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, ई एपिक जो कार्यक्रम है ये निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च हुआ है। ये भी उल्टा भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि ई एपिक जो प्रोग्राम है या कार्यक्रम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। किस लिए है? डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्ड कार्यक्रम है। ठीक है, एपिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसका फुल फॉर्म भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का मुख्य विषय क्या था? तो 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 आत्मनिर्भर भारत में योगदान, यह इसकी थीम थी। ठीक है, थीम या मुख्य विषय वही चीज़ होती है अगर पूछी जाए तो। थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो प्रवासी दिवस मनाया कब जाता है भारत में?
तो भारत में प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन महात्मा गांधी विदेश से 9 जनवरी 1915 में भारत को वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी, इसी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इस वर्ष थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अब की बार वर्चुअल रूप से ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुनर हाट कार्यक्रम की थीम। ठीक है, तो हुनर हाट कार्यक्रम जो है वोकल फॉर लोकल इसकी थीम थी और यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। अब की बार दिल्ली के पीतमपुरा में जो है इसका उद्घाटन हुआ था, वहीं पर इसका आयोजन हुआ था। तो इस जो कार्यक्रम की थीम है वो वोकल फॉर लोकल, हुनर हाट, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जी वैसे भी इस पर बहुत ज़्यादा इस समय जोर दे रहे हैं, वोकल फॉर लोकल, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरनगर में लॉन्च धरा सॉफ्टवेयर है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है भैया? तो ये एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर है, मुजफ्फरनगर के डीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये कैसा है? एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर है, तो धरा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया गया है कहाँ? तो रामागुंडम तेलंगाना में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा यहाँ पर रामागुंडम तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वीं किसान रेल का संचालन किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? संगोला से शालीमार, संगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल तक। अगर इसके ये 100वीं है और अगर पहली पूछी जाए तो पहली किसान रेल देवलाली जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, और दानापुर जो कि पटना बिहार में पड़ता है, के मध्य चली थी। तो पहली किसान रेल पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है कुछ करंट अफेयर से ये प्रश्न कि जो है कि पहली किसान रेल किनके मध्य चली? तो देवलाली से दानापुर। ठीक है, 100वीं आ गई है, चल गई है, तो 100वीं भी याद रखेंगे, संगोला से शालीमार। ठीक है, इसमें भी सा बन रहा है, इसमें दे और दा बन रहा है। ठीक है, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूको घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में लगी आग के पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया, कहाँ स्थित है? तो जूको घाटी स्थित है मणिपुर नागालैंड की सीमा पर। ठीक है, जूको घाटी मणिपुर नागालैंड की सीमा पर स्थित है। ये चर्चा में आई थी, यहाँ पर आग लगी हुई थी जिसकी वजह से पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है, किसको मिला है? केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप को यह दर्जा मिला है, जबकि पहले राज्य के तौर पर सिक्किम 2016 में ही यह बन चुका है। ठीक है, तो केंद्र शासित जो प्रदेश है वो लक्षद्वीप है पहला, जिसको जैविक का दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है, और जैविक राज्य का पहला दर्जा किसको दिया गया है? तो सिक्किम, वो 2016 में ही उसको मिल चुका है। 100% जैविक है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना करने का प्रावधान किया गया है? तो इसमें पहले 49% हुआ करता था भारतीय बीमा क्षेत्र में, FDI जो कहते हैं, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, FDI, तो FDI जो था इसमें 49% निर्धारित थी, अब ये हो गई है 74%। ठीक है, तो अब FDI कितनी है बीमा क्षेत्र में? 74%। ठीक है, ये जो संशोधन हुआ है बीमा संशोधन विधेयक 2021 द्वारा ये प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 किसको संशोधित करता है? तो महामारी रोग अधिनियम 1897। ठीक है, ये इसको संशोधन करता है। पिछली कुछ परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया भी है, तो अगली परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो महामारी रोग अधिनियम 1857 वाले अधिनियम को ये संशोधित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए? तो भारतीय जो प्रधानमंत्री जी हैं ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इनको इनवाइट किया गया था, यहाँ पर गए हुए थे। आपने देखा था कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री जी का जो है स्वागत भी हुआ था और विरोध भी किया गया था वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा। ठीक है, विरोध भी यहाँ पर हुआ था, चर्चा में काफ़ी रहा है इनकी यह यात्रा, तो याद रखेंगे 26 से 27 मार्च यात्रा पर थे। ठीक है, और 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली, मतलब बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना था। ठीक है, और उसी के जब स्वर्ण जयंती समारोह हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बराकाह कहाँ स्थापित है? तो अबू धाबी में स्थापित है। बराकाह संयंत्र पूछा जाएगा कहाँ है, तो बराकाह जो संयंत्र है ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, जो कि अरब देशों का पहला ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होगा। ये कहाँ स्थापित है? अबू धाबी मतलब संयुक्त अरब अमीरात UAE में, ठीक है, स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कब बना? तो वर्ष 1950-51 में बना था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्तमान में भारत का कार्यकाल अभी 2021 से शुरू हुआ है। तो 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ, 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ठीक है, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से हम जानते हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों की जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का, ठीक है। तो अस्थायी सदस्य जो हैं वो 10 हैं और 5 जो हैं वो क्या है? स्थायी हैं। तो 5 स्थायी हैं, इनका तो कार्यकाल नियमित रहेगा, लेकिन 10 जो होगा इनका कार्यकाल बदलेगा। तो इसी के तहत भारत के साथ ही नॉर्वे, केन्या, मैक्सिको, आयरलैंड को भी इनका भी कार्यकाल भारत के साथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये आपके 50 प्रश्न हैं और वर्ष भर के 50 प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। अगर आपकी प्रतिक्रिया अच्छी रही तो हम अगला वीडियो भी इस वर्ष के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लाएंगे आपके लिए, और उससे आप जो है जल्दी से फटाफट पढ़ पाएंगे पूरे वर्ष भर के करंट अफेयर्स के प्रश्न, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।